आज के इस लेक्चर का हमारा जो पहला सवाल है वो एक्चुअली सवाल नंबर 3 होगा, क्योंकि सवाल नंबर 1 और 2 ये हम पिछले लेक्चर में ले चुके हैं। तो आज सीरियल नंबर के हिसाब से अगर देखें तो ये सवाल नंबर 3 है, और वैसे आज के लेक्चर के हिसाब से देखें तो ये पहला सवाल है। तो देखिए सवाल नंबर 3 है, मुरक्कब KXO3 ब्रैकेट में है एस यानी सॉलिड को पानी में मिलाया गया, तैयार होने वाले महलूल का दर्जा हरारत कम हो गया। ये कीमियाई अमल किस नौइयत का है? जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें पहला है एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी हरारत ज़ा अमल। दूसरा ऑप्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी हरारत गिर अमल। तीसरा है ऑप्शन है कूलिंग रिएक्शन यानी सर्द होने का अमल। और चौथा ऑप्शन है हीटिंग रिएक्शन यानी गर्म होने का अमल। तो आप देखिए सवाल के अंदर ही आपको दिया गया है कि KXO3 इस सॉलिड को जब पानी में मिलाए तो उस महलूल का दर्जा हरारत कम हो गया। आप याद रखिए, जब दर्जा हरारत कम हो जाता है, जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इसके अंदर हरारत जो है वो जज्ब हो रही है। ओके, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी हरारत ज़ा अमल है। आप याद रखिए, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हरारत खारिज होती है यानी हीट इवॉल्व अगर होती है तो हम उसे एक्सोथर्मिक कहेंगे। ओके, तो हरारत खारिज होने या हरारत जज्ब होने के बेस पर 2 तरह के अमल होते हैं दुनिया में, यानी केमिकल रिएक्शंस जो है वो 2 किस्म के हो सकते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो जिसमें हरारत जज्ब होती है और टेम्परेचर डाउन होता है, और एक्सोथर्मिक का मतलब है जिसके अंदर हरारत खारिज होती है और टेम्परेचर बढ़ता है। इस सवाल में जो सी और डी जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, कूलिंग रिएक्शन और हीटिंग रिएक्शन, एक्चुअली ये इस तरह के कोई रिएक्शन नहीं होते, यानी हम किसी रिएक्शन को कूलिंग रिएक्शन या हीटिंग रिएक्शन नहीं कह सकते। ये उनके प्रॉपर नेम नहीं है, यानी प्रॉपरली अगर हमको उसको बताना हो, उनके नाम रखना हो, तो हमको उसको बोलना पड़ेगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो इसीलिए दिया गया जो सवाल है उसका करेक्ट जो आंसर है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी हरारत ज़ा अमल होगा। ओके, सवाल नंबर 4, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाए तो क्या चीज़ तैयार होती है? और यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला है जल्द चूना यानी क्विक लाइम। दूसरा ऑप्शन है बुझा हुआ चूना यानी स्लैग्ड लाइम। तीसरा ऑप्शन है चूने का पत्थर यानी लाइम स्टोन। और चौथा ऑप्शन है संगे मरमर यानी मार्बल। तो आइए पहले हम देखते हैं कि इस सवाल को हम किस तरह से हल कर सकते हैं। इसकी पूरी जो डिटेल्स है तो आइए हम वो चेक करते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले तो हम इस सवाल में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन मुरक्कबात के, उन कंपाउंड्स के हम पहले नाम देख लेते हैं, नाम और फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहला नाम है लाइम स्टोन यानी चूने का पत्थर। तो इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। ओके, तो ये जो लाइम स्टोन या चूने का पत्थर है CaCO3। क्विक लाइम यानी जल्द चूना जो है तो उसे CaAO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। और स्लैग्ड लाइम यानी बुझा हुआ चूना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH/2। ओके, देखिए इसमें सबसे पहले अगर हम इनके रिएक्शंस की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत होती है कैल्शियम कार्बोनेट से यानी लाइम स्टोन से। तो लाइम स्टोन जो है, अगर हम एक लाइम स्टोन लें यानी कैल्शियम कार्बोनेट लें और उसको गर्म करें तो गर्म करने पर उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। पहली जो चीज़ तैयार होगी वो है CaAO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होगी। आप याद रखो ये जो पहली जो रिएक्शन है ये डीकम्पोजिशन टाइप की रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है जिसके अंदर एक शय मतलब एक कंपाउंड जो है उसके टुकड़े हो जाते हैं, उसके ऊपर हीट का कुछ ऐसा अमल होता है जिसके नतीजे में वो 2 या 2 से ज़्यादा मुरक्कबात में तब्दील हो जाता है। तो इसे हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन की रिएक्शन है जिसको आपको याद रखना है। यहाँ पर
ये जो चीज़ है ये लाइम स्टोन है, यानी चूने का पत्थर है, इसको गर्म किया गया, ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम, जिसको हम जल्द चूना कहते हैं। एक्चुअली जो वाइट वॉश करने के लिए, मतलब दीवारों पे जो चूना करते हैं, करने के लिए जो हम मार्केट से जो चूना लाते हैं, चूने के जो पत्थर लाते हैं वाइट कलर का, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है और उसी को क्विक लाइम कहते हैं। ओके, तो ये हो गई इसकी तैयारी। अब इसमें सेकंड जो स्टेप आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि मान लो आपने ये क्विक लाइम लेकर आए, यानी चूना जो है, जो वाइट कलर का जो चूने का जो पत्थर मिलते हैं वो हम लेकर आए और उसको लाकर पानी में मिलाए। आप लोगों ने अपने घरों में ये चीज़ देखी होगी कि जब हम मार्केट से लाया हुआ जो चूना होता है उसको जब हम पानी में मिलाते हैं तो उसमें से ऐसे बुलबुले निकलते हैं, उसमें बहुत सारी हीट निकलती है और वाइट कलर का एक महलूल जैसी चीज़ तैयार हो जाती है, वो होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आप याद रखो कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इस यानी CaOH/2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कहते हैं सिलेक्ड लाइम। उर्दू में हम इसे कहेंगे बुझा हुआ चूना। एक्चुअली इसका नाम ऐसा इसलिए रखे, यानी सिलेक्ड लाइम इसलिए रखे क्योंकि ये जो चूना होता है, क्विक लाइम जो होता है, तो जब इसको पानी में मिलाते हैं तो इसमें से हीट खारिज होती और ऐसा लगता है जैसे इसकी पूरी प्यास जो है वो बुझ गई है। ओके, तो बुझा हुआ चूना इसीलिए कहते हैं इसे, जिसकी ऐसा चूना जिसकी प्यास बुझ गई हो उसे हम कहेंगे बुझा हुआ चूना या सिलेक्ड लाइम। इसीलिए CaOH/2 ये जो चीज़ तैयार हो रही है इसे हम कहते हैं सिलेक्ड लाइम। ओके, बुझा हुआ चूना। अब आपको पता है कि ये जो बुझा हुआ चूना जो होता है, तो इसको अगर हम दीवारों के ऊपर मतलब इससे वाइट वॉश जब कर देते हैं, यानी चूने से जब हम उसको लीप देते हैं किसी दीवार को, तो होता यह है कि जब तक वो गीला रहता है, यानी उसमें नमी रहती है, उस दौरान वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसका रिएक्शन होता है। तो ये तीसरी स्टेप है जो आपको ध्यान में रखना है, यानी सिलेक्ड लाइम बुझा हुआ चूना हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है और रिएक्ट होने के बाद वो जो चीज़ तैयार करता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब लाइम स्टोन। यानी एक बार फिर जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ पर हम वापस आ गए। तो CaCO3 ये वाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो तैयार होता है और इसकी वजह से वो दीवारें जो है वो चमकदार वाइट नज़र आती है और साथ में पानी यहाँ पर खारिज हो जाता है। ओके, आप लोग याद रखो ये जो CaCO3 जो है यानी लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आप थोड़ा और ज़्यादा अगर आप इसकी स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि संगे मरमर जो होता है यानी मार्बल जो होता है, तो मार्बल का भी केमिकल फार्मूला जो है या कीमियाई ज़ाब्ता जो है वो यही होता है। मार्बल को भी अगर आप केमिकल फार्मूले में अगर लिखना चाहें तो उसको भी आपको लिखना पड़ेगा CaCO3। इसका मतलब ये जो लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन और मार्बल दोनों का कीमियाई फार्मूला जो है वो एक ही होता है। तो मुझे यकीन है कि आपको ये रिएक्शन जो है वो समझ में आई होगी। जो सवाल आपको दिया गया था तो एक्चुअली वो सवाल इसके बारे में था, ये वाला पार्ट था वो कि कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम, अगर उसको पानी में मिला दिया जाए तो क्या चीज़ तैयार होगी, तो जो चीज़ तैयार होगी वो क्या होगी, CaOH/2 मतलब सिलेक्ड लाइम जो है वो तैयार होता है। ओके, लेकिन ये इसमें हीट जो है वो खारिज होंगी। आप लोग याद रखो जिस रिएक्शन में हीट खारिज होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक यानी हीट इवॉल्व करने वाला, हीट खारिज करने वाला रिएक्शन। ओके, तो ये थी कहानी इस पर्टिकुलर सवाल के साथ डिटेल्स की। ओके, सवाल नंबर 5। एक तालिबे इल्म ने दो मुख्तलिफ महलूल X और Y को आपस में मिला दिया और दर्ज झैल मुशाहिदात और नताइज नोट किया। पहला पॉइंट, एक पीले रंग का रसूब यानी प्रेसिपिटेट तैयार होता है और दूसरा पॉइंट है ये एक दोहरा हटाव अमल यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ओके, ये 2 पॉइंट्स उसने नोट किए। X और Y महलूल क्या हो सकते हैं, यानी यहाँ पर हमको X और Y को पहचानना है। इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, पहला है PbNO3/2 एंड Ki। PbNO3/2 का मतलब होता है लीड नाइट्रेट और Ki का मतलब होता है पोटाशियम आयोडाइड।
दूसरा ऑप्शन है AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट एंड NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड या आम नमक। तीसरा ऑप्शन है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट। और दूसरा जो उसमें दिया है कंपाउंड वो है BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड। और चौथा और आखिरी ऑप्शन है FeCl3 एंड NH4OH। FeCl3 जो है उसे हम कहेंगे फेरस क्लोराइड या फेरस ट्राइक्लोराइड, और NH4OH जो है वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आइए हम इस सवाल का जो डिटेल्स हैं वो देखते हैं। ओके, देखिए इस सवाल में आपको जो पहला ऑप्शन है पहले हम उसे चेक करते हैं। पहले ऑप्शन के अंदर आपको दिया है कि लीड नाइट्रेट और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड पोटाशियम आयोडाइड, ये दो लोग आपको दिए गए हैं। तो पहले हम इन्हीं को चेक कर लेते। सबसे पहले आप देखिए लीड नाइट्रेट यानी PbNO3/2। ओके, NO3/2 इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं पोटाशियम आयोडाइड से। तो जो चीज़ तैयार होगी, क्या तैयार होना चाहिए? PbI प्लस KNO3। आइए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये रिएक्शन जो मैंने अभी लिखा हूँ तो ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो डेफिनेटली ये बैलेंस्ड नहीं है। आप याद रखिए यहाँ पर NO3 जो है, आप हर चीज़ को ध्यान में रखिए। NO3 जो है तो इसकी जो वैलेंसी है वो -1 है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 से मिल सकता है। ओके, और Pb जो है तो इसकी वैलेंसी है +2, मतलब ये 2 से मिलेगा। तो PbI नहीं जमेगा। यहाँ पर I के बारे में भी आप देखो, I की वैलेंसी जो है वो 1 है। उसी तरह से अगर हम K के बारे में बात करेंगे, उसकी भी वैलेंसी 1 है। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक कंपाउंड जो है यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है, और वो ये है PbI जो है वो नहीं जमेगा, बल्कि हमको लेना पड़ेगा PbI2, क्योंकि Pb जो है वो 2 लोगों से मिलता है, इसलिए वो 2 आयोडीन के साथ मिलेगा, तो PbI2 लेना पड़ेगा। ओके, अब आप देखो अगर यहाँ I2 लेना है तो आयोडीन को बैलेंस करने के लिए इधर आयोडीन 2 हो गए, तो आयोडीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर I2 लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पोटाशियम डबल हो गया। ओके, तो यहाँ पोटाशियम को एडजस्ट करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 टाइम्स K भी हो गया, 2 टाइम्स NO3 भी हो गया, मतलब इधर पोटाशियम भी 2 बार हो गया और NO3 भी 2 बार हो गया, तो NO3 यहाँ पे भी 2 बार है। अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो गई है। ओके, तो ये जो पहला ऑप्शन है पहले हम इसी को चेक कर लेते। केमिकली मतलब केमिकल रिएक्शन के हिसाब से ये चीज़ तैयार हुई। अब आप लोग गौर करो कि इसमें PbI2 ये जो चीज़ तैयार हो रही है, तो एक्चुअली ये येलो कलर का प्रिसिपिटेट होता है, पीले कलर का रसूब यही होता है। इसका मतलब आपको येलो कलर का प्रिसिपिटेट जो दिया गया, तो वो हिसाब से ऑप्शन आपका आंसर तो यानी 99% तो आंसर आ गया। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं है। तो डेफिनेटली ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप याद रखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी होती है, मैं उसको एक बार आपको समझा देता हूँ। आप देखिए, मान लो एक कंपाउंड AB है और दूसरा कंपाउंड CD है, तो अगर मान लो इसके प्रोडक्ट यानी ये 2 लोग जब आपस में रिएक्ट होते हैं और इसके रिएक्शन के नतीजे में अगर तैयार होने वाला कंपाउंड इस टाइप का हो AC + BD, तो इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा, तो उसका रीज़न ये है, आप देखो इसमें A जो है वो C के साथ जुड़ गया और B जो है वो D के साथ जुड़ गया, मतलब C जो है वो उसने B को हटा दिया और खुद A के साथ जुड़ गया यहाँ पर, तो AC तैयार हुआ, और ये जो B यहाँ से निकला वो D के साथ रिएक्ट हो गया और उसने BD तैयार करा। ऐसी जो रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी दोहरे हटाव का अमल। तो ये रिएक्शन यहाँ होते हुए नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली नज़र आ रही है। आप देखो PB के अंदर जो NO3 है इसको यहाँ पर आयोडीन ने हटा दिया और आयोडीन जो है वो खुद इसकी जगह पर आ गया, लेकिन आयोडीन खुद पोटाशियम के पास चला गया, यानी K के साथ में NO3 चला गया। तो इस तरीके से इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बराबर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मतलब
जो दो आपको जो पॉइंट्स दिए गए थे कि येलो कलर का यानी पीले कलर का प्रेसिपिटेट तैयार होना चाहिए, रसूब तैयार होना चाहिए, तो वो होता है क्योंकि PbI2 जो है लीड आयोडाइड जो है वो पीले कलर का होता है। ओके, तो ये पहली चीज़ हो गई। और डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये डेफिनेटली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर एक और चीज़ जो मुझे आपको बताना है वो ये है कि यहाँ ये जो चीज़ तैयार हो रही है PbI2 यानी येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट है, एक्चुअली प्रेसिपिटेट या रसूब एक ऐसे सॉलिड को कहते हैं जो पानी में पूरी तरह से हल पजीर ना हो, यानी जो पानी में हल नहीं होता है, जो पानी में सोल्यूबल नहीं है, बल्कि पानी के अंदर जो नीचे बैठ जाता, जो पानी के अंदर नीचे बैठ जाएगा पानी में हल हुए बगैर, उसमें सोल्यूबल हुए बगैर, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं रसूब या प्रेसिपिटेड। ओके, और PbI2 उसकी एक मिसाल है। तो दिए गए सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ओके, ये चार्ट जो आपके सामने नज़र आ रहा है इसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो आंसर सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब वो सबसे ज़्यादा आमिल है, और जो आंसर सबसे नीचे है वो रिएक्टिविटी में सबसे ज़्यादा स्लो है, मतलब वो बहुत ज़्यादा गैर आमिल टाइप का होता है। तो आप देखिए सबसे ऊपर नाम है पोटेशियम का। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के जितने भी अनासिर हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर कोई एलिमेंट अगर कोई है तो वो पोटेशियम है। फिर पोटेशियम के बाद है सोडियम, सोडियम के बाद है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद लीड, लीड के बाद हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद सिल्वर, और सिल्वर के बाद गोल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड जो है, सोना जो है, वो सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल या लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है दुनिया में। सबसे कम अंदाज में या सबसे कम लोगों से रिएक्ट करने वाली अगर कोई एलिमेंट है, अगर कोई मेटल अगर है तो वो गोल्ड है, और सबसे ज़्यादा तेज़ रिएक्शन वाली अगर कोई मेटल है तो वो पोटेशियम है। ओके, सवाल नंबर 6। एक धाती नाइट्रेट महलूल ए को एक सुर्खी माइल कथिया यानी रेडिश ब्राउन धात में मिलाया गया। ए में मौजूद धात को जेवरात बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो हवा में सियाह हो जाती है। इस कीमियाई अमल के नतीजे में तैयार होने वाला मुरक्कब सी होता है जो कि नीले रंग का है, और बी महलूल ए में से धात को हटा देता है। हालांकि बी हल्काए हुए HCl महलूल में से हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता। ए, बी और सी को पहचानिए और कीमियाई मसावतें लिखिए। देखिए इस सवाल के अंदर सबसे पहले आपको ए जो है वो एक मेटल नाइट्रेट दिया हुआ है, मतलब एक धाती नाइट्रेट। ओके, तो मान लो कि ए जो है वो मेटल नाइट्रेट है। इसके बारे में ये बोला गया कि इसका रिएक्शन किए बी से, और बी कौन है तो रेडिश ब्राउन मेटल। अब आप अपने दिमाग पे जोर डालिए कि रेडिश ब्राउन यानी लाल कलर का या सुर्खी माइल, जिसको कथिया कलर हम कहेंगे, ऐसे कलर की मेटल कौन सी होती है। तो बहुत ही क्लियर हिंट है कि ये कॉपर है, तांबा, क्योंकि रेडिश ब्राउन कलर जो मेटल का होता है वो तांबे का होता है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि बी जो है वो डेफिनेटली कॉपर होना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद अपने को एक चीज़ ये बताई गई उसके अंदर कि ये जो ए जो मेटल नाइट्रेट है, तो इसमें की जो मेटल है उससे जेवरात बनाए जाते हैं। ओके, अब ये बहुत बड़ा हिंट है। ऑर्नामेंट्स, जेवरात, आप याद रखिए जेवरात 3 मेटल से बनाए जाते, उनमें से एक है सिल्वर, एक है गोल्ड और एक है प्लैटिनम। ये 3 ऐसी धातें हैं दुनिया में
जिनको इस्तेमाल करके जेवरात बनाए जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जेवरात जो बनाए जाते हैं वो सिल्वर के हैं, उससे कम गोल्ड है और उससे कम प्लेटिनम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जेवरात बनाने की बारी है तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा जो डाउट है वो सिल्वर पर आता है कि ये जो मेटल नाइट्रेट है डेफिनेटली ये सिल्वर नाइट्रेट होना चाहिए। यहाँ पर एक और चीज़ दी गई, एक और बात बताई गई इस सवाल के अंदर कि ये जो मेटल है, मतलब मेटल नाइट्रेट में की जो मेटल है वो हवा में रिएक्ट करके, हवा के साथ रिएक्ट करके सियाह हो जाती है, मतलब काली हो जाती है। तो अब आप एक चीज़ देखिए कि गोल्ड जो है वो हवा के साथ रिएक्ट करके काला नहीं होता, प्लेटिनम जो है वो हवा के साथ रिएक्ट करके काली नहीं होती, लेकिन सिल्वर जो है, चांदी जो है वो हवा के साथ रिएक्ट करके काली हो जाती है। इसके पीछे का जो राज है वो ये है कि हवा जो सिल्वर जो है वो हवा में मौजूद सल्फर के साथ रिएक्ट करती है। यानी यहाँ पर आप याद रखिए कि हवा के साथ रिएक्ट करना मतलब हवा में मौजूद सल्फर के साथ रिएक्ट करना, और इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ जो कंपाउंड तैयार होता है वो है AgS, मतलब सिल्वर सल्फेट। और ये सिल्वर सल्फेट जो है ये ब्लैक कलर का होता है, इसलिए सिल्वर जो है वो ब्लैक हो जाती है हवा में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल नाइट्रेट की जो मेटल है डेफिनेटली वो सिल्वर है। ओके, अब यहाँ पर अगर ये सिल्वर नाइट्रेट है तो हम लोग इसका फॉर्मूला यहाँ लिख सकते हैं AgNO3, तो ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया। रेडिश ब्राउन कलर की जो मेटल है तो डेफिनेटली वो कॉपर है। अब हमको ये देखना है कि ये दोनों रिएक्ट करके C बना रहे हैं और वो ब्लू कंपाउंड है, तो चलो इन दोनों की रिएक्शन करके देखते। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, AgNO3 प्लस Cu गिव्स CuNO3 ओके प्लस Ag, मतलब यहाँ से ये मेटल निकल गई। अब आप गौर से देखो कि CuNO3 यानी कॉपर नाइट्रेट ये ब्लू कलर की चीज़ होती है, यानी ये एक ऐसा कंपाउंड है जो नीले कलर का होता है। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है डेफिनेटली ब्लू कलर का जो C है तो ये CuNO3 होना चाहिए। ओके, डेफिनेटली ये CuNO3 है। अब इसके साथ एक और ख़ास बात यहाँ पर दी गई कि ये जो B है, मतलब ये वाली मेटल कॉपर, इट कैन रिमूव द मेटल फ्रॉम A, मतलब A में से जो मेटल है, यानी A में की जो मेटल है AgNO3 की, ये जो Ag है सिल्वर, इसको वो हटा सकती है। तो क्यों हटा सकती? उसका रीज़न ये है कि कॉपर की रिएक्टिविटी जो है वो सिल्वर से ज़्यादा है। ओके, कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो सिल्वर से ज़्यादा है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। हाइड्रोजन आयन के मुकाबले में कॉपर की जो रिएक्टिविटी वो कम है, इसलिए वो हाइड्रोजन आयन को नहीं हटा सकती है HCl में से। लेकिन Ag मतलब सिल्वर की उसकी रिएक्टिविटी से इसकी कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर की रिएक्टिविटी से ज़्यादा है, इसलिए वो सिल्वर को हटा सकती है, लेकिन H+ आयन को नहीं हटा सकती। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई और इस तरीके से अब ये सवाल का जो जवाब है कंप्लीट वो हमको मिल गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड A में का मेटल जो है वो सिल्वर है, B जो है वो कॉपर है, रेडिश ब्राउन कलर की जो मेटल है वो कॉपर है, ब्लू कलर का जो कंपाउंड मिला C जो कंपाउंड मिला तो वो कॉपर नाइट्रेट है। यहाँ पर B जो है वो मेटल A को निकाल पाया क्योंकि Ag के मुकाबले में Cu की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और हाइड्रोजन आयन को नहीं निकाल सका HCl में से क्योंकि हाइड्रोजन आयन के मुकाबले में इसकी रिएक्टिविटी कम है। ओके, तो ये थी कहानी इस पर्टिकुलर सवाल की, और ये एक ही सवाल ऐसा है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें, केमिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल यहाँ पर इसी के साथ जुड़ी हुई जो है वो समझा देता हूँ ताकि आपके आइडियाज़ और इस बारे में क्लियर हो जाए। आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक कंपाउंड लेता हूँ CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, और इस जगह पर इसकी रिएक्टिविटी हम जिंक के साथ कर देते Zn के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा कि जिंक जो है वो कॉपर को हटा देगा, यहाँ पर बनेगा ZnSO4 और कॉपर जो है वो निकल जाएगा। ओके, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन के अंदर ये हुआ कि कॉपर, जिंक जो है वो कॉपर की जगह पर आ गया और उसने कॉपर जो है उसको बाहर कर दिया। तो ये एक चीज़ हो गई। क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है? मतलब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ZnSO4 लिए और इसका रिएक्शन करे कॉपर के साथ में, तो क्या कॉपर आकर जिंक को हटा सकता है ताकि
CuSO4 बन जाए और जिंक जो है वो आज़ाद हो जाए, तो आप लोग याद रखिए कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये रिएक्शन होती है लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जिंक जो है तो उसकी रिएक्टिविटी कॉपर के मुकाबले में ज़्यादा है। कॉपर की रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर कॉपर जो है वो कमज़ोर है जिंक के मुकाबले में। इसलिए जिंक कॉपर को हटा सकता है लेकिन कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता। ओके, तो ये था मामला रिएक्टिविटी सीरीज़ का। और ये इस पर्टिकुलर सवाल से हमको पॉइंट जो है वो हमको सीखने को मिला। ओके, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आपको ये तमाम बातें जो है ये समझ में आ गई होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।